हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम टू एम टू क्रैक। आज हम स्टडी करने वाले हैं एमएड और नेट एग्जाम के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी। हम एमसीक्यू रिवाइज करेंगे इसमें, जो जितने भी अभी तक मैंने कराया है क्लास में उसके एमसीक्यूज। ये सीरीज चलेगी पूरी आपकी 25 क्वेश्चंस की। इसमें मैं 100 या 150 क्वेश्चंस में कंप्लीट कराऊंगी जब तक आप एग्जाम स्टार्ट होंगे तब तक। तो चलते हैं, देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं इसमें। नंबर 1 क्वेश्चन है, बेसिक रिसर्च इज आल्सो नोन एज। जो बेसिक रिसर्च है उसको आप और क्या क्या बोल सकते हैं? तो नंबर ए है प्योर रिसर्च, बी फंडामेंटल, नंबर सी थ्योरेटिकल, नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो प्योर रिसर्च है आपकी, उसको बेसिक रिसर्च जो है आपकी प्योर, फंडामेंटल, थ्योरेटिकल तीनों के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। Research conducted to solve any immediate problem of theory or practice at hand is known as। जो भी रिसर्च है किसी भी प्रॉब्लम की, अगर आप इमीडिएट सॉल्यूशन देना चाहते हैं, थ्योरी का या कोई प्रैक्टिस है या आपके सामने कोई सिचुएशन आ रही है, उसका आपको इमीडिएट सॉल्यूशन देना है, तो आप कौन सा रिसर्च लगाएंगे? ए अप्लाइड, बी प्योर, सी थ्योरेटिकल, डी एक्शन। तो जो आपको इमीडिएट अगर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए आप डी ऑप्शन चूज करेंगे, यानी एक्शन रिसर्च। इसका जो सही आंसर है वो है एक्शन रिसर्च। Which one of the following is not the purpose of historical research? जो historical research है इसमें से कौन सा आंसर जो है वो फिट नहीं बैठता है, या historical research का कौन सा पर्पस नहीं है? नंबर ए टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट, नंबर बी टू अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंस ऑफ इवेंट्स, नंबर सी टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन अबाउट द फ्यूचर, नंबर डी द स्टडी टू स्टडी केस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बाकी सब हमारे हिस्टोरिकल रिसर्च के पर्पस है सिवाय एक के, वो है ऑप्शन डी। जो आपका ऑप्शन डी है वो आपका सही है कि इसमें क्या होता है कि आप फ्यूचर के बारे में जो क्वेश्चंस हैं, फ्यूचर के जो क्वेश्चंस हैं वो उसके आप आंसर नहीं देते हैं, उसका वो पर्पस नहीं है। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका बिल्कुल सही है। नंबर 4 है, व्हाई द मैन वेंट टू मून। ये क्वेश्चन है कि जो मैन है वो मून पर क्यों जाए। इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? नंबर ए फंडामेंटल, नंबर बी अप्लाइड, नंबर सी एक्शन, नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो आपके फंडामेंटल रिसर्च होता है उसमें आप वाई, व्हेन, बाय हूम एंड वेयर, इन सब का जवाब आप ढूंढते हैं फंडामेंटल रिसर्च में। तो 4th का जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, फंडामेंटल रिसर्च। 5th है आपका, विच रिसर्च इज कैरिड आउट इन अ सीरीज ऑफ साइकिल वन इम्प्रूविंग अपॉन द प्रीवियस। इसमें पूछा है कि ऐसा कौन सा रिसर्च है जिसमें आप सीरीज में चलते हैं कि अगर आप पहला स्टेप क्लियर करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे, तभी आपका आगे वाला स्टेप जो है वो इम्प्रूव होगा यानी सही होगा। तो नंबर ए थ्योरेटिकल, नंबर बी एक्शन, नंबर सी हिस्टोरिकल, नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो आप ध्यान रखिएगा कि एक्शन रिसर्च जो है उसमें आपकी एक साइकिल चलती है, एक सीरीज चलती है, जिसको आपको एक एक स्टेप को सही मैनर में फॉलो करना होता है। ठीक है, जैसे आप प्रीवियस चीज को सही करेंगे तभी आप क्या जो नेक्स्ट स्टेप है वो प्रीवियस के बेस पे सही होगा। तो एक्शन रिसर्च का जो है उसमें 4 स्टेप्स होते हैं जो शॉर्ट फॉर्म में होता है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, ये आपके एक्शन रिसर्च के स्टेप्स, या आप साइकिल बोलिए, वो बोलते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। 6th है, अ सर्वे ऑफ द रीडिंग हैबिट ऑफ चिल्ड्रन इन नॉर्थ कर्नाटका इज एन एग्जाम्पल ऑफ। नॉर्थ कर्नाटका में आप एक रीडिंग जो हैबिट है बच्चों में उसका एक सर्वे करना चाहते हैं, तो ये किस टाइप का रिसर्च है, किसका एग्जाम्पल है? ए डिस्क्रिप्टिव, नंबर बी कंपैरेटिव रिसर्च, नंबर सी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, नंबर डी डायग्नोस्टिक रिसर्च। इसमें आप क्या करेंगे? नंबर जो ए है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आप इसमें सर्वे कर रहे हैं किस चीज का, बच्चों पर, किस चीज का रीडिंग हैबिट जो है वो कैसी है नॉर्थ कर्नाटका में। ठीक है, तो इसका फर्स्ट जो आंसर है ए वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बिल्कुल सही आंसर है। विच रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मुलेटिव स्टडीज। जो इसमें से जो गिवन आपके ऑप्शन है उसमें से किस रिसर्च को फॉर्मुलेटिव स्टडीज भी कहा जाता है? डायग्नोस्टिक रिसर्च, नंबर बी एक्सप्लोरेटरी, नंबर सी कंपैरेटिव, नंबर डी डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है उसको आप फॉर्मुलेटिव स्टडीज भी बोलते हैं। फॉर्मुलेटिव स्टडीज आप किसको बोलते हैं? एक्सप्लोरेटरी
रिसर्च को भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही जाएगा। Which type of research is useful to study the reading habits, bibliotherapy and user behavior in the library? अगर आपको लाइब्रेरी में जो बच्चे हैं या यूजर हैं लाइब्रेरी के, उनके बिहेवियर को जानना है, ठीक है, रीडिंग हैबिट को जानना है और आपका बिब्लियोथेरेपी जाननी है, तो आप कौन सी टाइप का रिसर्च आप यूज करेंगे? तो नंबर ए है थ्योरेटिकल रिसर्च, नंबर बी कंपैरेटिव रिसर्च, नंबर सी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, नंबर डी डायग्नोस्टिक रिसर्च। तो इसमें सिंपल सा आंसर है आपका नंबर डी डायग्नोस्टिक रिसर्च। ठीक है, डायग्नोस्टिक रिसर्च जो है वो आप फॉलो करेंगे क्या जानने के लिए? रीडिंग हैबिट, बिब्लियोथेरेपी एंड यूजर बिहेवियर इन द लाइब्रेरी। तो नंबर डी इज द राइट आंसर, डायग्नोस्टिक रिसर्च। एग्जिट पोल्स टू प्रिडिक्ट द रिजल्ट ऑफ जर्नल इलेक्शन इज कमिंग अंडर। अगर इलेक्शन है उसका आप जर्नल रिजल्ट जो है उसका प्रिडिक्शन कर रहे हो तो किसके अंतर्गत आएगा या क्या कहलाएगा, कौन सी रिसर्च के अंदर आएगा? तो नंबर ए कंपैरेटिव रिसर्च, नंबर बी डायग्नोस्टिक, नंबर सी सोशल, नंबर डी डिस्क्रिप्टिव। तो ये आपका सोशल रिसर्च के अंतर्गत आएगा। सोशल रिसर्च सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत आएगा कि अगर आप किसी भी इलेक्शन के जर्नल रिजल्ट को प्रिडिक्ट कर रहे हैं एग्जिट पोल में, तो वो क्या कहलाएगा? सोशल रिसर्च, जो हम आमतौर पर करते हैं। नंबर डी है which research is conducted jointly by the researcher and the party practitioner। ठीक है, which research is conducted jointly by the researcher and practitioner। जो रिसर्चर है और जिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, जब हम उसको ज्वाइंटली अगर करेंगे तो वो किसके अंतर्गत आता है? ए है एक्शन रिसर्च, बी फंडामेंटल, नंबर सी डायग्नोस्टिक, नंबर डी आपका है सोशल रिसर्च। तो इसमें जो आंसर है वो है आपका एक्शन रिसर्च। उसमें रिसर्चर जो रिसर्च कर रहा है और जिस पर कर रहा है, जिस सिचुएशन पे कर रहा है, वो ज्वाइंटली कंबाइन होकर वो पार्टिसिपेट करते हैं, ज्वाइंटली उसमें वर्क करते हैं। किसमें? नंबर ए एक्शन रिसर्च। तो ये जो आपका राइट आंसर है वो है एक्शन रिसर्च। नंबर 11 है अ टाइप 1 एरर ऑकर व्हेन। टाइप 1 एरर जो है वो कब आपकी होती है? नंबर ए a null hypothesis is rejected but should not be rejected. Number B, a null hypothesis is not rejected but should be rejected. Number C, a test status is incorrect. Number D, none of the above। जो आपका टाइप 1 एरर होता है, मैंने क्लास में भी कराया था कि जो टाइप 1 एरर होता है ना, वो कब आता है या उसको क्या बोलते हैं? टाइप 1 एरर जो है वो कब आती है, कब अकर होती है आपकी? तो नंबर 1 जो ऑप्शन है आपका ए, अ नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड बट शुड नॉट बी रिजेक्टेड। मैंने नल हाइपोथेसिस आपको बताया था, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन, जब आप करते हैं, ठीक है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन, जब आप करते हैं तो वो नल हाइपोथेसिस में आ जाता है। आप ऐसी स्टेटमेंट जिसमें आप ना जो नहीं का जो तर्क है वो आप रखते हैं, तो ऐसी स्टेटमेंट आपकी नल हाइपोथेसिस में आती है। ठीक है, अगर आप देते हैं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, तो वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में चला जाएगा। क्लास में अच्छे से मैंने समझाया था ये कि जो नल हाइपोथेसिस है उसमें क्या स्टेटमेंट होती है। तो अगर वो आप रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, यानी अगर आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं जबकि वो रिजेक्ट होनी नहीं चाहिए थी, जब भी तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, जब आप ऐसी गलती करते हैं तो वो टाइप 1 एरर में आता है। टाइप 1 एरर कब होगी? जब आपकी नल हाइपोथेसिस आप रिजेक्ट कर देंगे जबकि वो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होनी थी। फर्स्ट स्टेटमेंट यही बोल रहा है, नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड बट शुड नॉट बी रिजेक्टेड। नल हाइपोथेसिस को आपको एक्सेप्ट करना था लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो वो टाइप 1 एरर में आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 12 जो है आपका टाइप 2 एरर। ठीक है, टाइप 2 एरर ऑकर व्हेन। टाइप 2 एरर कब होगा? पहला ऑप्शन देखते हैं, अ नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड बट शुड नॉट बी रिजेक्टेड। ये आपकी टाइप 1 एरर होती है जिसमें आपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना था लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया। बी है, अ नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड बट शुड बी रिजेक्टेड। यस, आपने क्या करा है, नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड। इज नॉट रिजेक्टेड का मतलब है आपने एक्सेप्ट कर लिया जबकि वो रिजेक्ट होनी थी, तो वो आपका टाइप 2 एरर में आ जाएगा। जब नंबर ऑप्शन बी है आपका वो करेक्ट ऑप्शन है कि नल हाइपोथेसिस को आपने रिजेक्ट नहीं किया, एक्सेप्ट कर लिया है जबकि वो रिजेक्ट होनी थी, जस्ट अपोजिट ऑफ टाइप 1 एरर। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। व्हाट इज द एम ऑफ द रिसर्च इन एजुकेशन? जो रिसर्च में एम है,
है ना, सॉरी एजुकेशन में जो रिसर्च का एम है वो क्या है, ठीक, क्या है आपका, हेल्प इन पर्सनल ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल, ऐसा तो नहीं है कि उसकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है, हेल्प इन दी कैंडिडेट टू बिकम एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, देखते हैं अभी, सी इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफ द इंडिविजुअल, जो आपका इंडिविजुअल इंसान है उसकी आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, नंबर डी इंक्रीज सोशल स्टेटस इंडिविजुअल, एक इंसान का सोशल स्टेटस बढ़ता है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो होता है हेल्प द कैंडिडेट टू बिकम एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, इंसान को अच्छा एजुकेशनिस्ट बनने में या कैंडिडेट को अच्छा एजुकेशनिस्ट बनने में हेल्प करता है रिसर्च, अगर आप एजुकेशन में कर रहे हैं तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हेल्प द कैंडिडेट टू बिकम एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट। सेलेक्टिंग द सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा विल डिटरमाइन, देखिए टाइप 1 एरर जो होता है वो अल्फा के नाम से भी जाना जाता है, टाइप 1 एरर को अल्फा एरर भी बोलते हैं, और टाइप 2 एरर जो है वो आपको बीटा, टाइप बीटा, ठीक है, सिग्निफिकेंस अल्फा यानी टाइप 1 एरर, सिग्निफिकेंस बीटा वो आपका टाइप 2 एरर। तो सिलेक्टिंग द सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा विल डिटरमाइन क्या करता है, अभी बताया मैंने आपको कि जो सिग्निफिकेंस अल्फा है वो आपका टाइप 1 एरर में आता है, तो नंबर ए जो ऑप्शन है आपका, दिस वन ए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टाइप 1 एरर, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा विल डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टाइप 1 एरर, प्रोबेबिलिटी जो है उसके सिग्निफिकेंस को दर्शाता है क्या, आपका टाइप 1 एरर। उसके बाद है अ टाइप 1 एरर कैन ऑकर व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज, तो टाइप 1 एरर है, जो आपकी टाइप 1 एरर है वो कब ऑकर होता है, जब नल हाइपोथेसिस कैसी होगी, आपकी करेक्ट होगी, ठीक है, जो आपकी करेक्ट नल हाइपोथेसिस जो करेक्ट होगी आपकी, तब आपका क्या आएगा, टाइप 1 एरर होगा, तो ऑप्शन बी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है, ठीक, a type 1 error can occur when null hypothesis is correct, type 1 error, number B option is correct। 16 है आपका 16, a type 2 error can occur when the null hypothesis is incorrect, तो null hypothesis आपकी अगर वो गलत है तो वो टाइप 2 एरर में आपकी आ जाएगी, नंबर ए ऑप्शन जो है इसका इज इनकरेक्ट, वो आपका सही आंसर है। द पर्पस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज टू, जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है इसका पर्पस क्या होता है, नंबर ए ऑप्शन टेस्ट हाउ फार द मीन ऑफ द सैंपल इज फ्रॉम जीरो, B determine whether a statistical result is significant, number D determine the appropriate value of the significant level, number D derive the standard error of the data, number E determine the appropriate value of the null hypothesis। सिंपल सी बात है कि अब हाइपोथेसिस की टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं, क्यों, नंबर बी है आपका ऑप्शन सही, डिटरमाइन वेदर अ स्टैटिस्टिकल रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट, जो आपने स्टैटिस्टिकल रिजल्ट है जो है वो आपको डिटरमाइन करना है कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, इसलिए आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, तो ऑप्शन बी जो है डिटरमाइनिंग वेदर अ स्टैटिस्टिकल रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट, उसके लिए आप हाइपोथेसिस को टेस्टिंग करते हैं, उसका पर्पस यही होता है, तो ऑप्शन बी है जो आपका करेक्ट आंसर है। When we do not reject the null hypothesis, we conclude that, जब हम null hypothesis को reject नहीं करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, नंबर देखते हैं, A, there is enough statistical evidence to infer that the alternative hypothesis is true, number B, there is not enough statistical evidence to infer that the alternative hypothesis is true, C, there is enough statistical evidence to infer that the null hypothesis is true, number D, the test is statistical insignificance at whatever level of the significance the test was conducted at, further testing needed to be carried out to determine for sure whether the null hypothesis should be rejected or not। सिंपल सा आंसर है कि जब हम null hypothesis को रिजेक्ट नहीं करते हैं, डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, वी कंक्लूड, जब हम रिजेक्ट नहीं करते हैं तो क्या होता है, देयर इज नॉट इनफ स्टैटिस्टिकल एविडेंस टू इन्फर दैट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ट्रू, जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको ट्रू करने के लिए आपके पास कोई भी इनफ एविडेंस नहीं है, यानी जब आप बोल रहे हैं कि किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में अगर कोई संबंध नहीं है, अगर वो आपको करना है ना, तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और बोलेंगे कि क्या है, कि उसके अंदर कोई भी जो चीजें हैं वो सार्थक नहीं है ना, तो जो बी है आपका, देयर इज नॉट इनफ स्टैटिस्टिकल एविडेंस टू इन्फर दैट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू, तो आप इसका सही आंसर है, तो जो नल हाइपोथेसिस है वो आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट।
इफ यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, नंबर ए इसमें ऑप्शन सही है, देयर इज इनफ स्टैटिस्टिकल एविडेंस टू इन्फर दैट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ट्रू। जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, जब हम रिजेक्ट कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज इनफ स्टैटिस्टिकल एविडेंस टू इन्फर दैट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ट्रू। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। 20 है, डैश डिस्क्राइब द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर एज इट एग्जिस्ट विदाउट हैविंग एनी कंट्रोल ओवर वेरिएबल। तो ये आपका होता है ऑप्शन बी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम डिस्क्राइब करते हैं प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स को विदाउट हैविंग एनी कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स, हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है वेरिएबल में। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर। 21 है, इन द डैश रिसर्च द रिसर्चर हैव टू यूज फैक्ट और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल। जो फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी अवेलेबल है उसको रिसर्च जो है वो क्या करता है, रिसर्चर जो रिसर्च करता है, कौन से रिसर्च में करता है, वो करता है आपका एनालिटिकल रिसर्च में। इन द एनालिटिकल रिसर्च द रिसर्चर हैज टू यूज फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल। जो ऑलरेडी आपके पास फैक्ट्स हैं, जो इंफॉर्मेशन है वो उसको यूज करता है, उसको एनालाइज करता है। ऑप्शन ए जो है एनालिटिकल, जो ऑप्शन है आपका ए वो सही है। सेकेंड है, इन द डैश रिसर्च इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी और अमाउंट। जहां आपकी क्वांटिटी और अमाउंट की बात आ गई है तो आपको कौन सा रिसर्च होगा, नंबर सी क्वांटिटेटिव रिसर्च, जो सी ऑप्शन है वो आपका सही है। डैश रिसर्च इज कंसर्न विद द क्वालिटेटिव फिनोमिना। जाहिर सी बात है क्वालिटेटिव आप बात कर रहे हैं तो ऑप्शन ए जो है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च वो आपका सही है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 24th है, डैश इज रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और थ्योरीज। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और थ्योरीज की जहाँ बात होती है वो आप बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, यानी आपका ऑप्शन बी सही है। कैसे है, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च इज रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और थ्योरीज। आप कॉन्सेप्ट के बेस पर एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और थ्योरीज के रिलेट करते हैं, तो ऑप्शन बी जो है आपका कॉन्सेप्चुअल रिसर्च वो बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन है, डैश इज डेटाबेस कमिंग अप विद कंक्लूजन दैट आर कैपेबल ऑफ बीइंग वेरीफाइड बाय ऑब्जर्वेशन और बाय एक्सपेरिमेंट। आप किसी भी जो कंक्लूजन है, डेटाबेस कंक्लूजन है, उसको वेरीफाइड करके थ्रू दी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट आप उसके कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं। कोई भी डेटाबेस है उसको आप वेरीफाई करते हैं, कैसे करते हैं, बाय ऑब्जर्वेशन और बाय एक्सपेरिमेंट, ताकि आप उसके कंक्लूजन पर पहुंच जाए। तो ये किसमें होता है, सिंपल है, यह आपका डी ऑप्शन है, इंपेरिकल रिसर्च। ठीक है, इंपेरिकल रिसर्च में आप डाटा को वेरीफाई करते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू या एक्सपेरिमेंट के थ्रू। आप फॉर्मूला कुछ यूज करते हैं, कोई भी आप न्यूमेरिक वैल्यू यूज करते हैं, ठीक है, उसके निष्कर्ष पर आप एक एक कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। तो जो ऑप्शन डी है इंपेरिकल रिसर्च वो बिल्कुल सही आंसर होगा। 25 क्वेश्चंस का ये सीरीज है, आप अपने आप को भी इवेल्युएट कर सकते हैं इसमें, मैंने ये रिवीजन कराने के लिए किया है। तो अगर आपको ये लेसन्स या ये क्वेश्चन समझ में आते हैं और आपको पसंद आते हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यस जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन है, नेक्स्ट जो 4 दिन आपकी सीरीज चलेगी 25 क्वेश्चंस की, वो आपको मिलती रहे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, खुश रहिए।